स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। मैं खुद इंतजार नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए फौरन रिकॉर्ड करने बैठ गया। 52 पत्ते का तीसरा भाग। चलिए, ज्यादा देर ना लगाते हुए पहले शुरू करते हैं। 52 पत्ते पार्ट 3। शाम के 5:30 बज गए थे। आधा घंटा पहले ही नोरा और श्रेया सज धज कर रीटा के बेटे के जन्मदिन पर रीटा के घर गए थे। ड्राइवर प्यारेलाल उन्हें गाड़ी में ले गया था। नीरज अभी तक पूना से आया नहीं था। देवराज चौहान बंगले के ड्राइंग हॉल में बैठा था। बाबू, भानु, प्रेमवती, रतन सिंह बंगले पर ही मौजूद थे। नोरा कह गई थी कि वो आज रात खाना नहीं खाएंगे। ऐसे में प्रेमवती ने देवराज चौहान से आके पूछा कि वो डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे। देवराज चौहान ने कहा जो भी उन्हें ठीक लगे बना लें। शाम 7:30 बजे तक देवराज चौहान हॉल में ही बैठा रहा। जब अंधेरा होने लगा तो बाबू बंगले की लाइट रोशन करता हॉल में आया और वहां की लाइटें ऑन की। देवराज चौहान सोचों से बाहर निकला। बाबू को देखा। कुछ लेंगे मालिक? बाबू ने पास आकर पूछा। देवराज चौहान ने इंकार में सिर हिला दिया। तबीयत तो ठीक है ना मालिक? हाँ ठीक है, कहते हुए देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में पहुंचा। चेहरे पर सोचें बराबर ठहरी हुई थी। उसने बार काउंटर के पीछे पहुंचकर विस्की का गिलास तैयार किया और घूंट भरा। फिर बेड के पास आकर साइड टेबल पर रखी नोरा और सूरज की तस्वीर देखने लगा। मिनट भर वो तस्वीर में सूरज को देखता रहा, फिर वहां से हट गया। तभी उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ नोरा थी। हेलो। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से म्यूजिक का भरपूर शोर उठ रहा था। तुम भी यहाँ आ जाते तो मजा आ जाता। पार्टी में खूब धमाल हो रहा है। उधर नोरा का स्वर खुशी से भरा था। तुम मजे करो। रीटा तुम्हें याद कर रही है। नोरा ने हंसी के साथ कहा। वो नाराज है कि तुम आए नहीं। उसे कहने दो। क्या कर रहे हो? पैग बनाया है। ज्यादा मत पीना और खाना वक्त पर खा लेना। मैं और चिंकी यहीं पर खाना खाएंगे। ठीक है। मदन आया? नहीं। तुम उसके बारे में मत सोचो और पार्टी के मजे लो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। उस वक्त 8:30 बज रहे थे। देवराज चौहान एक पैक खत्म करके दूसरा बनाने की सोच ही रहा था कि इंटरकॉम का बजर बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाकर कहा। मालिक। बाबू की आवाज कान में पड़ी। आपके चाचा आए हैं। सुनते ही देवराज चौहान के शरीर में तनाव सा उभर आया। कहाँ है? देवराज चौहान के होंठों से निकला। ड्राइंग हॉल में है। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। वो सिर्फ इतना सोच रहा था कि मदन इस परिवार पर ग्रहण के तौर पर मौजूद है। इन लोगों की परेशानियों का कारण सिर्फ मदन है। देवराज चौहान कमरे से निकला और गैलरी में आगे बढ़ गया। वो खुद भी मदन जैसे इंसान से मिलना चाहता था। गैलरी समाप्त करके बालकनी पर पहुंचा और नीचे देखता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइंग हॉल में मौजूद मदन उसे दिख गया था। वो 55-58 साल के भीतर ही था। शरीर पर कीमती सूट पहन रखा था। साधारण कद का था। दूर से ही गले में सोने की भारी चेन फंसी नजर आ रही थी। बाएं हाथ की 3 उंगलियों में डायमंड की रिंग्स चमक रही थी। दौलत उसके अंग अंग में भरी पड़ी थी। सीढ़ियां उतरकर देवराज चौहान नीचे आ गया। मदन भी उसे ही देख रहा था। वो तेजी से देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। सूरज बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे थे। आप भी तो परेशान थे चाचा। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। मैं क्यों नहीं परेशान होऊंगा, आखिर तुम वहां बैठकर बात करते हैं। देवराज चौहान ने सोफो की तरफ इशारा किया। इतने महीनों के बाद लौटे हो, मेरे गले नहीं लगोगे? उसके बिना भी तो काम चल रहा है। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फोन पर भी तुम अजीब ढंग से बात कर रहे थे। देवराज चौहान आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा।
मदन ने गहरी नजरों से देवराज चौहान को देखा, फिर पास आकर सामने सोफे पर जा बैठा। तबीयत तो ठीक है बेटे? बाबू, देवराज चौहान ने दूर खड़े बाबू को देखकर कहा। बाबू तुरंत पास आ गया। इनसे पूछो कि चाय पानी में क्या लेना चाहते हैं, देवराज चौहान ने कहा। बाबू ने मदन को देखा, कुछ हिचकिचाया। पूछो, देवराज चौहान ने पुनः कहा। सिर्फ पानी, मदन कह उठा। विस्की की इच्छा हो तो कह दो चाचा। सूरज, इस तरह से तो तुमने पहले कभी मुझसे बात नहीं की। मदन के स्वर में नाराजगी आ गई थी। वो मेरी गलती थी। क्या मतलब? बाबू, चाचा को पानी ला दो। जग लाना, शायद इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। बाबू तुरंत चला गया। मदन की निगाह सूरज के चेहरे पर टिकी रही। वो बोला, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे? मैंने क्या गलत कर दिया? मदन देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली, कश लिया। पहले तुमने कभी मेरे सामने सिगरेट नहीं पी। वो मेरी गलती थी। तुम्हारा व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे? काम की बात बोलो। काम की बात? मेरे गायब हो जाने से तुम क्यों परेशान हो रहे थे चाचा? देवराज चौहान बोला। मदन कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर कह उठा। तुम्हें सब कुछ पता है कि हमारे बीच क्या बातें चल रही हैं? तुम्हें सब कुछ पता है कि हमारे बीच क्या बातें चल रही थी? तुम अचानक ही जो भी कहना चाहते हो शुरू से कहो। 10 महीने बाहर रहकर मैं पुरानी बातें भूल गया हूं। भूल गए? मदन के माथे पर बल पड़े। आज से हमारी बातें फिर से शुरू होंगी। कहो, क्या कहना चाहते हो? देवराज चौहान की निगाह मदन के चेहरे पर थी। तभी बाबू ट्रे में जग और गिलास लेकर आया। उन्हें टेबल पर रखा और गिलास को पानी से भरा और खाली ट्रे उठाई और पलट कर देवराज चौहान को देखा। आपके लिए क्या लाऊं मालिक? बाबू ने पूछा। कुछ नहीं, तुम यहां से जाओ और यहां हो रही बातों को मत सुनना। बाबू चला गया। मदन की निगाह इस दौरान देवराज चौहान के चेहरे पर ही रही। वो कुछ उलझन में नजर आ रहा था। शायद देवराज चौहान उर्फ सूरज का व्यवहार उसकी समझ से बाहर हो रहा था। कहो, देवराज चौहान ने मदन को देखा। पानी पियो। मदन ने सिर हाँ ना में हिलाया, फिर कह उठा। मेरे ख्याल में तुम ऐसा व्यवहार करके असल मुद्दे से मेरा ध्यान हटाना चाहते हो। तुम असल मुद्दा कहो। देवराज चौहान ने कश लिया। ये बंगला बड़े भैया ने मेरे पास गिरवी रखा था। 180 करोड़ मैं बड़े भैया को दे चुका हूं। बीच बीच में वो मेरे से पैसा लेते रहे थे। मेरे पास सारी लिखा पढ़ी के कागजात हैं। मदन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। आज इस बंगले की कीमत 200 करोड़ है। या तो तुम मुझे 180 करोड़ दे दो, या मेरे से बाकी का 20 करोड़ लेकर बंगला खाली कर दो। ये पैसे का मामला है और पैसे में रिश्तेदारी नहीं चलती। मैं 10 महीने गायब रहा, देवराज चौहान बोला। तो तुम उन कागजों के साथ कोर्ट में जा सकते थे, गए क्यों नहीं? मैं चाहता हूं ये मामला हम बातों से ही निपटा लें। तुम्हें कोर्ट में जाना ये परिवार का मामला है। मैं चाहता हूं कि तमाशा ना ही खड़ा हो तो ठीक है। तो तुम्हें परिवार की चिंता है? देवराज चौहान मुस्कुराया। क्यों नहीं होगी? आखिर ये मेरे भाई के परिवार का हिस्सा है, जो कि मैं समझ गया कि तुम्हें बहुत चिंता है अपने भाई के परिवार की। इतनी चिंता है कि तुम हम सबको फुटपाथ पर पहुंचा देना चाहते हो, जबकि तुम्हारे पास जो कागजात हैं उन पर पापा के साइन नहीं है। कौन कहता है? मदन की आंखें सिकुड़ी। मैं कहता हूं। मैं ऐसी धोखेबाजी नहीं कर सकता, वो भी अपने भाई की मौत के बाद। तुमने हमारा सारा बिजनेस उन्हीं नकली साइन के दम पर हड़प लिया। जानते हो जब मैं कोर्ट जाऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नकली साइन तो नकली ही होते हैं। देवराज चौहान का स्वर शांत था।
साइन असली हैं। मदन के स्वर में गुस्सा आ गया। नकली हैं। वो बड़े भैया ने साइन किए। ये बात तो कोर्ट में साबित होगी। तो तुम कोर्ट जाने की सोच रहे हो? जाना ही पड़ेगा। सूरज, मदन ने शब्दों को चबाकर धमकी भरे स्वर में कहा, तुम किसी भी सूरत में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मुझे ठीक से जानते नहीं। बड़े भैया के बाद अभी तक मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। क्या करोगे मेरे साथ? देवराज चौहान ने मदन की आंखों में झांका। तुम्हें अभी पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। मदन ने शब्दों को चबाकर कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो। मदन ने देवराज चौहान को घूरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरे से इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की। पापा ने वॉल्ट के तुम्हारे केबिन में काफी मोटी दौलत रखी थी। देवराज चौहान बोला, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हें गलतफहमी है कि बड़े भैया ने कोई पैसा। पापा ने मुझे झूठ बताया क्या? मैं नहीं जानता कि बड़े भैया ने ऐसी बात तुमसे क्यों कही कि। पापा गलत नहीं कह सकते। देवराज चौहान बेहद शांत दिख रहा था। बड़े भैया ने गलत कहा तुमसे, या तुम झूठ कह रहे हो सूरज? मुझे तो इस बात की भी हैरानी है कि जो बात तुम्हें बतानी थी बड़े भैया ने वो तुम्हें तुमसे क्यों नहीं कहा। मदन झुंझुला कर बोला, कौन सी बात? बंगला गिरवी रखने की बात। कब गिरवी रखा था? अपनी मौत से कितनी देर पहले? साल भर पहले। जबकि अपनी मौत के 3 महीने पहले पापा ने बंगला मुझे गिफ्ट कर दिया था। अगर बंगला गिरवी होता तो पापा क्या मेरे को कहते नहीं? स्पष्ट है कि तुम झूठ कह रहे हो। तुम होश में आओ सूरज। तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवराज चौहान मुस्कुराया और मदन को देखकर बोला, अब मैं तुमसे सीधी बात करूंगा मदन। मदन, क्या तुम बातचीत की तमीज भी भूल गए हो? मदन गुर्रा उठा। मैं सूरज नहीं हूं, देवराज चौहान ने कहा। क्या? मदन के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। क्या कहा? तुम सूरज नहीं हो? नहीं, मैं सुरेंद्र पाल हूं, सूरज नहीं। इस वक्त दिन है, क्या तुम मानोगे? नहीं। तो फिर मैं तुम्हारी बेकार की बकवास कैसे मान सकता हूं? पर यह तो जरूर है कि तुम बदले बदले से हो। मैं सूरज नहीं हूं। तुम बंगला मेरे हवाले करने को तैयार हो या नहीं? मदन ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। ये तुम्हारा नहीं है। बंगला तुम्हारा नहीं है। बिजनेस तुम्हारा नहीं है और वॉल्ट में रखी दौलत। बकवास बंद करो अपनी। मदन गुर्रा उठा। ये बात अपने दिमाग में रख लो कि मैं सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं। तब मेरे से बात करो। वैसे मुझे यहां देखकर, मेरी आवाज फोन पर सुनकर तुम्हें हैरानी तो जरूर हुई होगी। क्या कहना चाहते हो? 10 महीने पहले जब सूरज गायब हुआ तब तुम में और सूरज में बंगले को लेकर काफी तकरार चल रही। तुमने सूरज सूरज क्या लगा रखी है? मदन ने दांत भींच कर कहा। क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम सूरज नहीं हो? मैं तुम्हारी पागलपन की बातों में नहीं उलझने वाला। एक बात कान खोल के सुन लो कि ये बंगला मेरा है। बड़े भैया को 180 करोड़ मैं दे चुका हूं। ठीक यही होगा कि बाकी का 20 करोड़ लो, और इस बात का फैसला सूरज ही कर सकता है। उसके आने का इंतजार करो, अगर तुमने उसे मार नहीं दिया है तो। मैंने सूरज को मार दिया? मदन ने दांत पीसे। पागल, तुम मेरे सामने और। मैं सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं। मदन खा जाने वाली नजरों से देवराज चौहान को देखता रहा। इसका मतलब तुम बंगला मुझे देने को तैयार नहीं हो? मैं सूरज नहीं हूं जो ये फैसला कर सकूं। समझ गया। मदन गुस्से से भरा उठ खड़ा हुआ। तुम नहीं चाहते कि ये मामला शराफत से निपटे। मैं क्या चाहता हूं जानना चाहते हो? मदन क्रोध भरी नजरों से देवराज चौहान को देखता रहा। मैं चाहता हूं कि तुम सुधर जाओ। अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सुरेंद्र पाल हूं। तुम्हें वॉल्ट में रखा शिवचंद का पैसा भी लौटाना होगा। शिवचंद के हिस्से का बिजनेस भी लौटाना होगा, और बंगले को भूल।
मेरे बच्चे, मदन ने व्यंग भरे स्वर में कहा, बिना पंख के हवा में मत उड़ो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। भला इसी में है कि तुम सिर्फ मेरी बात मानो। ये बंगला मुझे दे दो, वरना तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? देवराज चौहान बोला। तुम बात को बढ़ाना चाहते हो? मुझे धमकी दे रहे हो? मदन गुर्रा उठा। समझा रहा हूं, परंतु तुम समझ नहीं रहे कि मेरे सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम्हें अब समझाना ही पड़ेगा। मदन का लहजा स्पष्ट तौर पर धमकी से भर गया था। तुम मुझे अब भी सूरज समझ रहे हो, तभी ऐसा कह रहे हो? अपनी बकवास अपने पास रखो, मदन ने तीखे स्वर में कहा। और अब देखो मैं क्या करता हूं। यह बंगला मेरा है। 180 करोड़ मैं दे चुका हूं बड़े भैया को। अगर बंगला मुझे नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये भूल जाओ कि मैं तुम पर कोई कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं दूसरा रास्ता इस्तेमाल करूंगा। तो तुम नहीं मानने वाले? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। भतीजे, चाचा से मुकाबला करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। मैं तुम्हें एक बार फिर सुन लो कि मैं सूरज नहीं, सुरेंद्रपाल हूं। यह बंगला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस मुलाकात को तुम मेरा समझाना कह सकते हो। अगर मेरी बात नहीं समझे तो दूसरी मुलाकात तुम पर भारी भी पड़ सकती है। मदन गुर्राया और लंबे लंबे कदम उठाता गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। रात 12 बजे नोरा और श्रेया वापस लौटे। देवराज चांद तब जाग रहा था और नाइट सूट में था। कुर्सी पर बैठा था कि नोरा ने भीतर प्रवेश किया। सफेद साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कंधों तक लहराते खुले बाल आकर्षित कर रहे थे। वो बहुत प्रसन्न लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। स्पष्ट था कि पार्टी में उसे बहुत मजा आया। जाग रहे हो? नोरा उसे देखते ही बोली। मेरा इंतजार कर रहे होगे? चिंकी कहाँ है? देवराज चौहान ने उसे देखकर पूछा। सोने चली गई। सुबह कॉलेज जाना है ना उसने, नोरा ने कहा और गहरी सांस लेकर कुर्सी पर आ बैठी और शरारती नजरों से देवराज चौहान को देखते हुए कह उठी। तुमने तो आज हद कर दी सूरज। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। कम से कम रीटा के पति का तो ख्याल कर लेते। किस तरह पार्टी में तुम रीटा के साथ चिपके तस्वीरें खिंचवा रहे थे? तुम्हें देखकर चिंकी हंसे जा रही थी। तुम्हें क्या हो गया? रीटा का पति मेरे पास आकर बोला कि तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। यही हाल रहा तो सूरज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। देवराज चौहान टकटकी बांधे नोरा को देखते बोला। पार्टी में मैं? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें रीटा के इतना करीब जाने की क्या जरूरत थी। ये क्यों भूलते हो वो मेरी सहेली है। आज तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो तुम्हें चाहती है। उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी तुमसे चिपकने में। बड़ी बात नहीं कि तुम्हें लेकर रीटा और उसके पति में तकरार भी हो गई हो। लेकिन देवराज चौहान ने कहना चाहा, कहीं तुम्हारा और रीटा का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? एकाएक नोरा कह उठी। देवराज चौहान की सिकुड़ी निगाह नोरा पर थी। मैं घर पर था। देवराज चौहान के होंठों से निकला। बंगले पर। नोरा ने अजीब सी नजरों से देवराज चौहान को देखा। तुम पार्टी में आए थे और मैं नहीं आया। देवराज चौहान के मस्तिष्क में छोटे छोटे धमाके होने लगे थे। मजाक मत करो। मैं बंगले पर था। नौकरों से पूछ लो। देवराज चौहान गंभीर था। चिंकी से पूछ लो तुम पार्टी में आए थे। इस तरह का मजाक करके क्यों मुझे परेशान? मैं पार्टी में नहीं था, बंगले पर था। मदन आया था, उससे मेरी बात। तुम 9 बजे रीटा के यहाँ पार्टी में पहुंचे थे, नोरा ने उखड़े स्वर में कहा। मेरे पूछने पर कि तुम कैसे आ गए, तुमने कहा कि ये सोच कर आया कि तुम्हें साथ मिल जाएगा, जबकि मैंने मजाक में कहा तुम जरूर रीटा से मिलने आए हो। उसके बाद तुम पार्टी में 10:30 तक रहे, तुमने 2 पैग भी लिए। मैं और चिंकी तुम्हारे साथ थी। तब हमने डीजे पर जाकर डांस भी किया। तब रीटा भी आ गई थी, तुमने रीटा के साथ भी डांस किया। 10:30 बजे तुम मुझे ये कहकर चले गए कि तुम्हें कुछ काम है, किसी से मिलना है। उसके बाद बंगले पर चले जाओगे।
लेकिन मैं रीटा के यहाँ गया ही नहीं, मैं तो बंगले पर था। देवराज चौहान बराबर नोरा को देख रहा था। क्या पागलों वाली बात कर, मैं सच कह रहा हूं, वो मैं नहीं था। तुम नहीं तो क्या वो तुम्हारा भूत था? नोरा झुल्ला उठी। क्यों मुझे पागल बना रहे? नोरा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो सूरज था। सूरज? हाँ, वो तुम्हारा पति सूरज था। मेरा पति सूरज? सूरज तो तुम हो मेरे पति। नहीं, मैं सूरज नहीं, सुरेंद्र पाल हूं, तुम्हारा पति नहीं हूं। नोरा मूर्खों की तरह देवराज चौहान को देखने लगी। वो सूरज था तुम्हारा पति, वो मुंबई में ही है और तुम पर नजर रखे। देखो सूरज, बस बहुत हो गया, नोरा ने हाथ उठाकर कहा। तुम रीटा की बात दबाने के लिए ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। आज तुम रीटा को अपनी बाहों में लेने को मरे जा रहे। तुम यकीन क्यों नहीं करती कि वो मैं नहीं था? कैसे यकीन करूं? तुम पार्टी में मेरे साथ थे और मैं बंगले पर था और मैंने मदन से बात की। वो आया था। उसके बाद नीरज के आने का इंतजार करता। नीरज का फोन आया था, वो कल आएगा। उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं था, वो नहीं तो वो तुम्हें फोन करता। नोरा उठते हुए क्या उठी। मैं चेंज करने जा रही हूँ और मेरे से पागलों वाली बातें करना बंद कर दो। देवराज चौहान का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। नजरें नोरा पर थी, जो कि वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकालकर वहीं खड़ी साड़ी खोलने लगी थी। देवराज चौहान समझ चुका था कि पार्टी में सूरज आ पहुंचा था। स्पष्ट था कि सूरज को पता था कि वो घर पर है। उसका पार्टी में आने का कोई इरादा नहीं, तभी तो वो पार्टी में पहुंचा। नोरा नाइट ड्रेस लिए बाथरूम में चली गई। सूरज को बंगले की भी हर खबर थी। क्या बंगले का कोई नौकर सूरज को खबरें दे रहा है? पर सूरज इस तरह छिप क्यों रहा है, सामने क्यों नहीं आता? उसकी ये शंका तो बेकार गई कि मदन ने सूरज के साथ कुछ बुरा किया होगा। सूरज सही सलामत था, पर नोरा मानने को तैयार नहीं थी कि पार्टी में वो नहीं सूरज पहुंचा था। नोरा दोनों को एक ही मान रही थी। नोरा अपनी जगह सही थी। नोरा तो यही जानती थी कि वो सूरज ही है, वही पार्टी में पहुंचा था। लेकिन नोरा उसकी बात को झुटला नहीं सकती थी। बंगले के नौकर इस बात के गवाह थे कि वो हर पल बंगले पर रहा, उनके सामने रहा। अब नहीं तो सुबह नौकरों से बात करके नोरा को उसकी बात का यकीन कराना होगा कि वो पार्टी में नहीं बल्कि सूरज था। नोरा बाथरूम से बाहर आ गई। वो काले रंग के गाउन में थी। देवराज चौहान ने नोरा को देखा। उसे देखते पाकर नोरा मुस्कुराई और बोली, रीटा का भूत सर से उतर गया हो तो, और मेरी जरूरत हो तो मैं आऊं पतिदेव। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रीटा की बात? नोरा के होंठों से निकला। नहीं, रीटा की पार्टी की बात। पार्टी की जो बात थी मैंने तुम्हें कह दी। तुम रीटा से चिपक चिपक यहां बैठो कुर्सी पर। देवराज चौहान गंभीर था। नोरा उसके सामने कुर्सी पर बैठती कह उठी, कहीं तुम मुझे ये तो नहीं बताने वाले कि तुम्हारा सच में रीटा के साथ चक्कर चल रहा? मेरी बात ध्यान से सुनो नोरा, देवराज चौहान बोला। मैं सूरज नहीं, सुरेंद्र पाल हूं। फिर वही, मेरी बात सुनो। देवराज चौहान का स्वर कुछ सख्त हुआ। मैं अपनी बात को साबित भी कर सकता हूं। तुम साबित कर सकते हो कि तुम सुरेंद्र पाल हो, सूरज नहीं? नोरा के माथे पर बल पड़े। हाँ। देखो सूरज, नोरा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मुझे बता रखा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट, वो मैंने झूठ कहा था। क्या मतलब? यहाँ के हालात जानने और यहाँ रुककर मामला समझने के लिए मैंने झूठ कहा। तुम्हारे कंधे और टांग के भीतर की तरफ तिल है ना? हाँ, मैं। तो अब फालतू की बातें मुझसे ना करो। हिले दिमाग की तरह बातें मत करो। तुम्हारे बंगले के नौकरों पर तो भरोसा है? तुम्हें बंगले के नौकरों पर तो भरोसा है? एकाएक देवराज चौहान बोला। क्या कहना चाहते हो? सुबह नौकरों से पूछ लेना कि क्या मैं बंगले से बाहर गया या बंगले पर ही था। तुमने कहा मैं पार्टी में 9 बजे पहुंचा। हाँ, 9 बजे मदन मुझसे मिलकर गया था। उसके बाद मैंने 2 पैग और लिए। 10:45 पर डिनर किया। तब से मैं इसी बेडरूम में मौजूद हूँ। 11:30 बजे बाबू ने इंटरकॉम पर पूछा कि मैडम कब आएंगी। उसके बाद तुम्हारी बातें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। नोरा उखड़े स्वर में झल्ला उठी।
दिमाग तो तुम्हारा तब खराब होगा जब सुबह तुम नौकरों से बात करोगी। देवराज चांद गंभीर था। नोरा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मदन से क्या बात हुई? अभी तो कई बार बात होनी है। वो आसानी से मानेगा नहीं, पर उसे मानना पड़ेगा। वो मानेगा, लेकिन वक्त लगेगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि तुम पार्टी में नहीं थे। वो तुम्हारा भूत था। इन बातों के बाद मुझे अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट पतिदेव। मुझे लगता है आज तुमने ज्यादा पी ली है। अगला दृश्य। देवराज चांद को लगा जैसे कोई बांह पकड़कर उसे हिला रहा हो। वो गहरी नींद में था। उसने फौरन आंख खोल दी। बेड के पास नोरा को काली नाइटी और गाउन में पाया। वो हैरानी से उसे देख रही थी। देवराज चांद उठ बैठा। वॉल क्लॉक में देखा। सुबह के 7:30 बज रहे थे। क्या हुआ? देवराज चांद ने नोरा को देखा। कौन हो तुम? नोरा के होंठों से निकला। देवराज चांद पूरी तरह नींद से बाहर आ गया। रात की सारी बात उसे याद आ गई। वो समझ गया कि नोरा ने नौकरों से जरूर उसके बारे में पूछा होगा कि वो कल शाम बंगले पर था या बाहर गया था। यानी कि नोरा जान चुकी थी कि वो कल बंगले पर ही था। ऐसे में नोरा की हालत बिगड़ना लाजमी था कि फिर रीटा की पार्टी में कौन था। मैंने पूछा है, कौन हो तुम? नोरा ने अपना सवाल पुनः दोहराया। सुरेंद्र पाल। देवराज चौहान ने कहा। तुम सूरज नहीं हो? नहीं। मैं कैसे मान लूं कि नौकरों से पूछताछ के बाद तुम्हें मान लेना चाहिए कि मैं तुम्हारा पति सूरज नहीं। सूरज वो है जो रात तुम्हें रीटा के यहां मिला। तुम्हारे कंधे पर और टांग के भीतरी तरफ तिल है। यह इत्तेफाक यह है कि सूरज के भी वहां तिल है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ? तुम सूरज ही हो। रात किसी तरह मौका पाकर तुम रीटा की पार्टी में आ पहुंचे। नौकरों को तुम्हारे जाने और आने का पता नहीं चला। तुम खामखा मुझे परेशान कर रहे हो ये सब बातें बनाकर। तुम सूरज ही हो। सूरज नहीं, सुरेंद्र पाल हूं। तुम्हें मेरा यकीन कर लेना चाहिए। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तभी तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा। मैं सूरज नहीं, तभी तो मुझे सूरज की बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। और तुम्हारा वो एक्सीडेंट, वो झूठी बात थी। यहाँ के हालात जानने के लिए मुझे ये सब कहना पड़ा। मैं भी उत्सुक था अपने हम शक्ल के बारे में जानने के लिए। मैं हैरान हूं कि सूरज मेरे जैसा क्यों है। यहाँ तक कि हमारे तिल भी एक ही जगह पर क्यों है। नोरा देवराज चौहान को देखती रही। देवराज चौहान बेड से उतरा और इंटरकॉम पर बाबू से कॉफी लाने को कहकर सिगरेट सुलगा ली। नोरा की निगाह अभी तक देवराज चौहान पर थी। वो बोली, तुम सूरज ही हो। तुम सूरज ही हो। वही चाल ढाल, वही बातें करने का ढंग, वही सब कुछ। मैं भी हैरान हूं कि सूरज मेरे से इतना मिलता क्यों है, इतनी समानता क्यों है। देवराज चौहान ने कहा। लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती कि तुम दो हो। सूरज और सुरेंद्रपाल दो अलग इंसान हैं। ये तुम ही कोई शरारत कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। सच बात तो यह है कि मैं भी मानने को तैयार नहीं कि कोई ठीक मेरे जैसा मुंबई में मौजूद है, और आज तक मैं उस बारे में अनजान रहा। लेकिन जो हालात सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए, कहते कहते देवराज चौहान ठिठका, फिर बोला, कल पार्टी में फोटोग्राफी हो रही थी क्या? हाँ, क्यों? तो उसमें सूरज की तस्वीर भी जरूर आई होगी। देवराज चौहान ने कहा। नोरा ने आंखें सिकोड़ी, फिर तुरंत ही बोली, मेरे फोन कैमरे में तस्वीरें हैं। चिंकी ने तस्वीरें ली थी रात पार्टी में। कहने के साथ ही नोरा ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और पास आकर देवराज चौहान को दे दिया। देख लो। फोन लेकर देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा और कुछ ही सेकंडों में वो फोन में रात की पार्टी की तस्वीरें देख रहा था। काफी तस्वीरें थी, 15-20 के करीब। नोरा सफेद चमकती साड़ी में आसमान से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। 6-7 तस्वीरों में वो नोरा के साथ था। देवराज चौहान ने अपने हमशक्ल को, सूरज को ध्यान से देखा। उसने ब्राउन सूट पहन रखा था। वो हर तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। बेबाकी से नोरा के कमर में हाथ डाल रखा था।
नोरा भी खुश नजर आ रही थी। देवराज चांद ने महसूस किया कि सूरज ठीक उस जैसा है, जरा भी फर्क नहीं था। दो तस्वीरों में सूरज एक अन्य युवती के साथ था। 28-30 की उम्र होगी उसकी। ये युवती कौन है? देवराज चांद ने पूछा। पास आकर नोरा ने तस्वीर पर नजर मारकर कहा, जैसे कि तुम जानते ही नहीं। स्वर में तीखापन आ गया था नोरा के। मुझे बताओ, रीटा है। देवराज चांद ने तस्वीरों को बार बार कई बार देखा, फिर उन सब तस्वीरों को अपने फोन में भेज दिया। अब वो तस्वीरों को अपने फोन पर भी देख सकता था। उसने टेबल पर फोन रखा, फिर नोरा को देखा। सामने खड़ी नोरा उसे ही देख रही थी। तभी भानु दो कॉफी रखकर चला गया। बैठ जाओ। देवराज चांद ने कॉफी का प्याला उठाते हुए कहा। तुमसे काफी बातें करनी है। नोरा बैठ गई। कॉफी लो। गंभीर सी नोरा ने कॉफी का प्याला उठाते हुए कहा। अगर तुम कहो कि तुम एक जैसे दो लोग हो तो ये बात मैं मानने वाली नहीं। देवराज चांद ने कॉफी का घूंट लेकर कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए तो क्या, किसी के लिए भी ये बात मान लेना आसान नहीं है। मुझे भी अपने अपने को समझाने में काफी वक्त लगा कि कोई मेरे जैसा भी है। ये तस्वीरें देखने के बाद ही मैं पूरी तरह यकीन कर पाया हूं कि इस नाम का कोई व्यक्ति ठीक मेरे जैसा है। जहां मेरे शरीर पर तिल है, वहां उसके शरीर पर भी तिल है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम और सूरज अलग अलग हो? नोरा ने देवराज चांद को घूरा। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता, मैं नहीं मानने वाली। नोरा ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मैं तो मान चुका हूं। तुम मेरे से मजाक, मेरी बात सुनो और गंभीरता से सुनो। देवराज चांद ने कॉफी का घूंट लेकर कहा। उस दिन तुम्हारे पापा सुंदरलाल ने जब मुझे उस बेकरी पर देखा, सूरज कहा, तो तब भी मैंने खुद को सुरेंद्र पाल ही कहा था। परंतु वो मुझे सुरेंद्र पाल मानने को किसी भी हाल में तैयार नहीं थे। तब उन्होंने सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े को बुला लिया और मुझे यहां तक आना पड़ा। मैंने तुम्हें भी कहा कि मैं सुरेंद्र पाल हूं, लेकिन तुम भी मानने को तैयार नहीं थी। जब मुझे अपने हम शक्ल सूरज का पता चला तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता उभरी, और यहीं रहने के लिए मैंने एक्सीडेंट होने के बारे में बहाना किया कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तब तक मैं माहौल के बारे में और भी जान चुका था। क्योंकि सूरज यहाँ नहीं था, इसलिए सोचा कि मदन से बात करके यहाँ के हालातों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। यह है मेरी तरफ से सारी बात। मैं सूरज नहीं, सुरेंद्र पाल हूं। और रात रीटा के यहाँ तुम्हें जो मिला वो सूरज था। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती, नोरा व्याकुलता से कह उठी। हालात ऐसे हैं कि देर सवेर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। देवराज चांद गंभीर था। तुम जानबूझकर ये बातें मुझसे कह रहे। रात तुमने सूरज से पूछा नहीं कि ब्राउन सूट उसके पास कहां से आ गया? देवराज चांद बोला। उसके पास है, नोरा बोली। ब्राउन सूट? हाँ, वैसा ही जैसा उसने रात को पहना था। हाँ, वार्डरोब में है। निकालो, दिखाओ मुझे। कॉफी का प्याला रखकर नोरा उठी और वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। फौरन ने नोरा हैंगर में कवर में रखा सूट निकाल कर ले आई तो देवराज चांद उठा और नोरा से लेकर उसे बेड पर रखा और कवर का जिप खोलकर सूट को बाहर निकाला। नोरा पास आ गई। क्या देख रहे हो? सूट वैसा ही था जैसा तस्वीर में दिख रहा था, परंतु सूट में एक भी बल नहीं था। क्या ये सूट तुम्हें रात पहना हुआ लग रहा है? देवराज चांद ने नोरा को देखा। नोरा पास आई और सूट देखने लगी। इस सूट में पहनने का एक भी बल नहीं है। इसे लंबे वक्त से पहना नहीं गया है। हैंगर पर लटके रहने से कोट पैंट पर जो पुराने निशान आते हैं वो नजर आ रहे हैं, देवराज चांद ने कहा। नोरा सूट को उलट पलट कर देखती रही। अगर मैं रात को ये सूट पहनकर पार्टी में गया होता तो सूट पर पहने जाने के निशान जरूर होते। सूट छोड़कर नोरा पीछे हटी और गंभीर नजरों से देवराज चांद को देखा। क्या अब यकीन आया कि मैं और सूरज अलग अलग इंसान हैं? देवराज चांद ने पूछा। नहीं, नोरा के होंठों से मध्यम सा स्वर निकला। देवराज चांद वापस कुर्सी पर बैठा और कॉफी का प्याला उठा लिया।
तुम ही सोचो कि इतनी बड़ी बात पर मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ। आसान नहीं होगा यकीन करना। अब बात करो। तुम कह तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम मजाक कर रहे हो? तुम ही सूरज हो। नोरा कह उठी। क्योंकि मैं सूरज नहीं, सुरेंद्र पाल हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर तुम सूरज नहीं हो तो उस दिन पापा के साथ नहीं आते। तुम शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, पुलिस बुलाकर कह सकते थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। देवराज चौहान ने कहा। क्यों? यह मेरी व्यक्तिगत समस्या है। क्या? मैं बता नहीं सकता। इन हालातों में तो बता सकते हो। बताना चाहिए तुम्हें कि इस बारे में बात मत करो। सुनो सूरज, ये सब कुछ बंद कर दो। नोरा ने हाथ हिलाकर रिक्वेस्ट भरे स्वर में कहा। तुम सुरेंद्र पाल मत कहो खुद को। तुम्हारे कंधे और जांग पर तिल वो सिर्फ इत्तेफाक है, जैसा इत्तेफाक ये है कि मेरा और सूरज का एक जैसा होना। तो तुम सुरेंद्र पाल हो, एकाएक नोरा ने कहा। हाँ। मुंबई में रहते हो। हाँ। तुम्हारी अपनी जिंदगी भी होगी। हाँ है। घर परिवार होगा, यार दोस्त होंगे, नौकरी बिजनेस होगा। ये सब तो होगा ना? देवराज चौहान नोरा को देखने लगा। तुम्हारे गली मोहल्ले वाले लोग तुम्हें जानते होंगे कि तुम सुरेंद्र पाल हो। सुरेंद्र पाल के नाम से तुम्हारा बैंक अकाउंट होगा, इंश्योरेंस होगी और भी बहुत कुछ होगा। देवराज चौहान ने कॉफी समाप्त की और सिगरेट सुलगा ली। तुम मुझे वहां ले चलो जहां तुम अपनी जिंदगी बिता रहे हो, ताकि मैं जान सकूं कि तुम वास्तव में सूरज नहीं हो। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। देवराज चौहान ने इंकार में सिर हिलाया। नोरा के चेहरे पर तीखी मुस्कान उभरी। क्योंकि तुम सूरज हो। तुम्हारी जिंदगी यहीं पर बीती है। पर इस वक्त तुम जाने क्यों ये सब बातें कर। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में झांकने का मौका इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारे झांकने लायक कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। ना ही मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की झलक दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी देखनी। अपनी ही तो देख रही हूँ। तुम मेरे पति हो, सूरज हो। तुम कहते हो कि मैं सुरेंद्र पाल हूँ। देवराज चौहान ने कहा। क्योंकि मैं सूरज हूं ही नहीं। सूरज वो था जो रात तुम्हें रीटा की पार्टी में मिला। सब कुछ तुम्हारे सामने है। नौकरों से तुमने पूछ ही लिया है। नौकरों से तुमने पूछ ही लिया है। अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि सुरेंद्र पाल और सूरज दोनों अलग अलग इंसान हैं, परंतु हूबहू एक जैसे हैं। ऐसा है तो मुझे वहां ले चलो जहां तुम रहते हो। नोरा ने कहा। ताकि मेरी तसल्ली हो कि मजबूरी है, तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। ऐसी भी क्या मजबूरी जो वो तुम नहीं समझ सकती। मैं समझा भी नहीं सकता। देवराज चौहान ने कश लिया। नोरा परेशान सी देवराज चौहान को देखती रही, फिर कह उठी। तुम्हारे पास सुरेंद्र पाल नाम का कोई कागज है जो कि ये साबित करे कि? मेरे पास लाइसेंस है। देवराज चौहान ने कहा। दिखाओ मुझे। देवराज चौहान उठा और पैंट की जेब से लाइसेंस निकालकर नोरा को थमाया। पुराना लाइसेंस है। तुम ये भी नहीं कह सकती कि मैंने अब बनवाया। लेकिन इसका पता बदल चुका है। मतलब कि इस पते पर मेरे बारे में पूछताछ करना बेकार है। देवराज चौहान ने कहा। नोरा देर तक लाइसेंस को देखती रही। देवराज चौहान ने सिगरेट समाप्त करके एस्ट्रे में डाल दिया। फिर नोरा ने लाइसेंस टेबल पर रखकर देवराज चौहान को देखा। लाइसेंस पर तस्वीर स्पष्ट नहीं है, परंतु फिर भी वो तुम्हारी ही है। नोरा ने धीमे स्वर में कहा। हम में आगे की बात तभी होगी जब तुम मानोगे कि मैं सूरज नहीं हूं। देवराज चौहान बोला। इस तरह मैं ये बात कैसे मान सकती? सब कुछ तुम्हारे सामने है। रात में दो जगह एक साथ मौजूद नहीं हो सकता था मैं। यहां पर भी और रीटा की पार्टी में भी। ऐसा तभी संभव है जब एक जैसे दो लोग हों, और ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मेरे सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। नोरा के चेहरे पर गंभीरता थी। क्या? सबसे पहली बात यह कि अगर मैं मानूं कि तुम सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हो, तो मैंने तुम्हें तिजोरी दिखा दी थी। उसमें करोड़ों की दौलत मौजूद है। तुम वो लेकर भागे क्यों नहीं? नोरा कह उठी। दौलत मेरे लिए इतना ज्यादा महत्व नहीं रखती कि चोरी कर लूं, किसी को धोखा दे दूं। दौलत का महत्व इस दुनिया
शरीफ लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा है। दौलत का महत्व इस दुनिया में शरीफ लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा है। मेरे पास दौलत है, बहुत दौलत है, और इस तरह चोरी करना मुझे पसंद नहीं। लोग दौलत पाने के लिए सब कुछ कर देते हैं। देवराज चांद मुस्कुराया, फिर बोला, मैं इस तरह किसी को छल कर दौलत हासिल नहीं करता। तुम्हारी बात मुझे बहुत अजीब लग रही है कि तुम इतने शरीफ हो। देवराज चांद नोरा को देखता रहा, कहा कुछ नहीं। तुम चिंकी से भी बहुत प्यार से मिले। मैं तुम्हारे कहने पर भी तुम्हारे पास नहीं आया। ये बात भी तुम्हें अजीब नहीं लगेगी? जरूर लगेगी, वरना मर्द किसी बाहरी औरत को नहीं छोड़ते। नोरा ने देवराज चांद की आंखों में देखा। क्योंकि मैं सूरज नहीं तुम्हारा पति हूँ। सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हारा सूरज नहीं हूं, तुम्हारा पति नहीं हूं। चिंकी तो मेरी छोटी बहन की तरह है। कुछ चुप रहकर नोरा बोली, रात अगर रीटा की पार्टी में सूरज आया था तो उसे कैसे पता चला कि मैं रीटा के यहाँ पार्टी में जाने वाली हूँ? इसका तो सीधा सा एक ही मतलब है कि सूरज को बंगले की खबरें मिल रही हैं। कौन दे रहा है? नौकर। नौकरों में से कोई एक। ये नौकर अभी रखे हैं या तुम्हारी शादी से पहले के हैं? पहले के हैं। तो ये लोग सूरज के भरोसे के हैं। कोई एक ये काम कर सकता है, देवराज चांद ने कहा। फिर तो सूरज को यह भी पता होगा कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है, यानी कि तुमने। जरूर पता होगा, देवराज चांद ने सिर हिलाया। वो ये कैसे पसंद करेगा कि कोई उसकी पत्नी के पास रहे? नोरा गंभीर थी। इसका जवाब तो सूरज ही दे सकता है। रात उसने पार्टी में तुमसे इस बारे में कोई बात की? नहीं, कोई बात नहीं की। नोरा ने इंकार में सिर हिलाया। कुछ और कहा हो? कुछ भी नहीं कि जो अब तुम्हें बता पाती। यह हैरानी की बात है कि सूरज ने इस बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं की। देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा, मुझे ये सब बातें बहुत अजीब सी लग रही हैं। तुम नहीं समझ सकते कि मेरा क्या हाल हो रहा है। नोरा ने गहरी सांस ली। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि ये सब सच है। मैं धीरे धीरे तुम्हें विश्वास आने लगेगा। लेकिन मुझे एक बात का जवाब नहीं मिल रहा। क्या? सूरज यहां से, तुमसे, अपने घर से दूर क्यों भागा हुआ है? देवराज चौहान ने पूछा। चंद पलों की खामोशी के बाद नोरा बोली, शायद मदन की वजह से। कोई भी वजह हो, इस तरह घर को, अपनों को नहीं छोड़ा जाता। सूरज निहायत ही शरीफ इंसान है। वो मदन के डर से यहां से चला गया, तुम सबको छोड़कर। हाँ, वो बहुत नेक इंसान है। लड़ाई झगड़ा उसके बस का नहीं। लेकिन उसे इस तरह नहीं जाना चाहिए। ये उसने गलत किया। नोरा की आंखों में पानी चमकने लगा। तो अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं और सूरज अलग अलग इंसान हैं? देवराज चौहान ने कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सच पर यकीन करने में वक्त लगता है। धीरे धीरे तुम पूरी तरह मान जाओगी। नोरा ने अपने हाथ से आंखों का गीलापन साफ किया। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। तो तुम मेरे पति सूरज नहीं हो? उभरी खामोशी को नोरा के स्वर ने तोड़ा। नहीं। फिर यहां क्यों रह रहे हो? गए क्यों नहीं? देवराज चौहान ने नोरा को देखा और फिर कश लेकर बोला, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, और जाने में मुझे कोई इंकार नहीं। मैं अभी चला जाता हूं। मैंने पूछा है यहां क्यों रह रहे हो, जबकि मेरे साथ तुमने संबंध नहीं बनाए। तिजोरी में रखी दौलत को भी तुम नहीं ले जाना चाहते। तो ऐसी क्या वजह है कि तुम यहाँ टिके हुए हो? नोरा के चेहरे पर गंभीरता थी। जब मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ के हालात पता चले, तो तभी मैंने सोच लिया था कि तुम लोगों की सहायता करूंगा। सहायता? सूरज घर से 10 महीनों से गायब है। तुम, चिंकी और नीरज मदन का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तुम लोगों के पीछे पड़ा है। देर सवेर तुम लोग बंगला उसके हवाले कर ही दोगे। जबकि मैं नहीं चाहता कि तुम तीनों इस तरह बेघर हो जाओ। मदन अपनी दादागिरी तुम लोगों पर करे। तुम्हें हमसे क्या लेना देना? तुम तो सुरेंद्र पाल हो। इंसानियत के नाते तुम लोगों के काम आना चाहता हूं, लेकिन जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। तुम कहोगी तो मैं अभी चला जाऊंगा। इसका फैसला तुम पर है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। नोरा ने बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चौहान को देखकर बोली,
मदन बुरा इंसान है। मैं उससे भी बुरा हूं। वो बदमाश है। मैं उससे भी बड़ा बदमाश हूं। तुम मेरी बातों को हल्के में ले रहे हो, वो खतरनाक जैसा है। नोरा तेज स्वर में बोली। तुम मुझे नहीं समझ पा रही, मैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हूं। तुम मदन का मुकाबला कर लोगे? वो कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वो मेरे लिए कुछ नहीं है। तो क्या करोगे तुम मदन के बारे में? ये मत पूछो। तुम्हें जल्द ही सब ठीक मिलेगा। ये बंगला, ये लोगों का ही रहेगा। मदन आने वाले वक्त में इस तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत विश्वास के साथ कह रहे हो? नोरा के चेहरे पर हैरानी उभरी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सूरज के पापा ने जो अपनी दौलत मदन के वॉल्ट के केबिन में रखी थी, जिसे मदन हड़प गया, वो भी वापस मिलेगी। मदन नहीं देगा। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। और जो बिजनेस मदन ने हड़प लिया है, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं करूंगा। देवराज चौहान ने कहा। ये सूरज देखेगा कि बिजनेस कैसे मदन से वापस लेना है। मैं सिर्फ तुम लोगों की वही समस्या हल करूंगा जो इस वक्त जरूरी है। सूरज की तलाश करोगे? मेरे पास इतना वक्त नहीं कि सूरज की तलाश करूं। हालांकि मैं उससे मिलने को उत्सुक हूं। मेरे ख्याल में सब ठीक हुआ देखकर वो खुद ही वापस आ जाएगा। उसे यहाँ की खबरें मिल रही हैं, वो तुमसे दूर नहीं है। नोरा के चेहरे पर गंभीरता उभरी रही। मैं इसी तरह यहाँ रहूंगा जैसे कि रह रहा हूं। तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं सूरज नहीं हूं? नोरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो व्याकुल से दिख रही थी। बोली, आखिर तुम हो कौन? मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश मत करो। पूछो भी मत। उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बस इतना याद रखो कि मैं इस घर की समस्या दूर करने आया हूं, और वो दूर कर दूंगा। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। तुम्हें खुश होना चाहिए कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, और शायद उसके बाद सूरज भी तुम्हारे पास आ जाए। नोरा की आंखें भर आई। मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाई। नोरा का स्वर भर्रा उठा। अगला दृश्य। श्रेया 8:30 बजे ही कॉलेज चली गई थी। तब तक देवराज चौहान और नोरा बेडरूम से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए श्रेया से मुलाकात नहीं हो पाई। 10:30 बजे देवराज चौहान और नोरा ने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान नोरा गंभीर थी और रह रहकर देवराज चौहान को देख रही थी, जबकि देवराज चौहान सामान्य था। नाश्ते के बाद देवराज चौहान ड्राइंग हॉल में ही बैठ गया। नोरा घर के कामों में व्यस्त होने की चेष्टा में इधर उधर के काम देख रही थी। दोनों में सुबह के बाद ज्यादा बात नहीं हुई थी। करीब 12 बजे बाबू ने आकर देवराज चौहान से कहा, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं मालिक। इंस्पेक्टर? देवराज चौहान ने बाबू को देखा। वही पुलिस वाला जो उस दिन आपके साथ आया था, बाबू ने बताया। इंस्पेक्टर जीवन ताड़े? हाँ, भेजो उसे भीतर। बाबू चला गया और फिर फौरन ही जीवन ताड़े के साथ लौटा। ताड़े वर्दी में था। कैसे हैं सर? जीवन ताड़े पास आकर मुस्कुराया। देवराज चांद ने उठकर मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। बैठो इंस्पेक्टर। दोनों सोफों पर आमने सामने बैठ गए। बाबू, इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय ले आओ। बाबू चला गया। यहां से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? जरा भी नहीं। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। सब ठीक चल रहा है? जी हाँ। देवराज चांद मुस्कुराया। अब तो आप ये नहीं कहते कि आप सुरेंद्र पाल हैं? ताड़े मुस्कुराया। नहीं, मैं सूरज हूं। देवराज चांद ने हौले से हंसकर कहा। मुझे आशा है कि अब आप यहां से नहीं जाएंगे, अपने घर पर रहेंगे। ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगा? पहले जो हुआ वो मैं याद नहीं रखना चाहता। मैंने आपको तलाश करने का केस बंद कर दिया है, क्योंकि आप मिल गए हैं। आपकी पत्नी आपके चले जाने से बहुत परेशान थी। अक्सर उनके फोन मुझे आते रहते थे कि आपको तलाश करूं। अब नोरा खुश है कि मैं आ गया हूं, देवराज चौहान ने कहा।
सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े उधर इधर उधर की बातें करके चाय पीकर चला गया। देवराज चौहान जानता था कि ताड़े अपनी ड्यूटी पूरी करने आया था, देखने आया था कि सब ठीक है। उसके बाद देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर मदन को फोन किया। बात हुई। मदन की आवाज कानों में पड़ी। हेलो मदन, मैं बोल रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। तमीज से बात करो, मदन चाचा कहो। मैंने तुम्हें कल समझाया था, बताया था मैं सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं। बकवास बंद करो। तुम्हारे दिमाग के पेच कसने वाले हो गए हैं लगता है। जो ऐसा तुम्हारा अपने दिमाग के बारे में क्या ख्याल है? तुम मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हो। कल रात भी तुम तेरे से सुरेंद्र पाल ऐसे ही बात करेगा हमेशा। सुरेंद्र पाल? सूरज नहीं सुरेंद्र पाल। मेरे से बात करते समय ये बात हमेशा याद रखना। सूरज, तू अपने को सुरेंद्र पाल कहकर करना क्या चाहता है? उधर से मदन ने दांत भींचकर कहा। ऐसी बातें करके तू मुझे डरा देगा तो ये तेरी भूल है। बंगला मेरा है तो मेरा है, मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता हूं। तो तैयार है बंगला देने को? मिलकर बात करते हैं। बोल, कहाँ मिलेगा? कहां पर आऊं मैं? देवराज चौहान बोला। क्षणिक चुप्पी के बाद मदन की आवाज कानों में पड़ी। तू सच में बंगले की बात करना चाहता है? हाँ, मैं अभी आता हूं। बता कहां पर है? अभी तो मैं व्यस्त हूं, पर शाम को मैं तेरे पास बंगले पर आता हूं, उधर से मदन ने कहा। जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। आधा घंटा वहीं बैठा देवराज चौहान सोचों में व्यस्त रहा। फिर उठा और हाल से बाहर निकलकर बंगले में टहलने लगा। किचन में भी गया, पोर्च में भी गया। किचन में लक्ष्मी और बाबू काम में व्यस्त दिखे। उन्हें देखकर मन में यही ख्याल आया कि क्या इन दोनों में से कोई सूरज को यहाँ की खबरें दे रहा है। पोर्च में कारें खड़ी देखी पोर्च में कारें खड़ी तो दिखी, परंतु प्यारेलाल या रतन सिंह नहीं दिखे। देवराज चौहान पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचा तो प्यारेलाल को कमरे से बाहर कुर्सी पर छांव में बैठे देखा। राम राम मालिक। उसे देखते ही प्यारेलाल तुरंत खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कहीं जाना है मालिक? मैं 2 मिनट में तैयार होकर, प्यारेलाल ने कहना चाहा। कहीं नहीं जाना। देवराज चौहान आसपास नजर दौड़ाता हुआ बोला। रतन सिंह कहाँ है? वो तो छोटी मालकिन को गाड़ी में कॉलेज लेकर गया है। चिंकी आज गाड़ी में कॉलेज गई है? छोटी मेम साहब लेट हो गई थी। वैसे तो वो अपनी सहेली की कार में उसके साथ ही जाती हैं। आया नहीं अभी तक रतन सिंह? छोटी मेम साहब ने रोक लिया होगा। मैंने तो रतन सिंह को फोन करके पूछा नहीं। पूछूं क्या? नहीं। देवराज चौहान बंगले के भीतर आ गया। बेडरूम में जाने की सोचकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। सीढ़ियां चढ़ते देवराज चौहान ने बात की। दूसरी तरफ जगमोहन था। तुमने कोई फोन नहीं किया? उधर से जगमोहन ने पूछा। मैं यहाँ काफी व्यस्त चल रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। क्या हो रहा है वहां? बहुत कुछ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो रहा है? फोन पर नहीं बता सकता, ये फोन पर करने वाली बात नहीं है, समझ नहीं पाओगे। हैरानी है। ऐसी क्या बात है जो मिलकर ही हो सकती है? इस वक्त मेरे पास मिलने का वक्त है। मैं आता हूं, कहाँ मिलोगे? दूसरी तरफ से जगमोहन ने कहा। दोनों में मिलने की जगह और वक्त फिक्स हो गया। देवराज चौहान बेडरूम में पहुंचा तो नोरा को बाथरूम से नहाकर निकलते पाया। दोनों की नजरें मिली तो नोरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। आज चुप चुप से हो, नोरा बोली। इस घर की समस्याओं का हल सोच रहा हूं। क्या सोचा? रास्ता निकलेगा। शाम को मदन आएगा। नोरा ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। तुमने बुलाया उसे या मदन का फोन आया? मैंने उससे मिलने को कहा तो वो शाम को बंगले पर आने को बोला। क्या बात करोगे उससे?
अभी ठीक से पता नहीं किस तरह बात होगी। तुम मदन का मुकाबला नहीं कर सकोगे, वो बहुत बुरा इंसान है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट सुलगा ली। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर? दोस्त से मिलना है। कौन दोस्त? सुरेंद्र पाल के दोस्तों को तुम नहीं जानती? ओह। नोरा ने गहरी सांस ली। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम मैं भी साथ चलूं? क्यों? तुम्हारे दोस्त से मिलूंगी, जो मुझे तुम्हारे बारे में बताएगा कि तुम सुरेंद्र पाल हो, तुम्हारी बातें बताएगा। आज मेरी और उसकी मुलाकात व्यस्तता भरी होगी, तुम फिर कभी चलना। देवराज चौहान। नोरा खामोश रही। आधे घंटे बाद जब देवराज चौहान तैयार होकर जाने लगा तो नोरा ने पूछा, वापस आओगे? जरूर। देवराज चौहान ने नोरा को देखा। 2-2.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। चलिए दोस्तों, और हम भी 2-2.5 घंटे में अगले एपिसोड के साथ वापस आ जाएंगे। नहीं, 2-2.5 घंटे तो जल्दी हो जाएगा। वैसे मैंने इसीलिए ये रिकॉर्ड किया है कि पिछला एपिसोड थोड़ा लेट डाला मैंने, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ दोस्तों, मैं आप ही जैसा हूँ यार। जस्ट मैं अकेले पढ़ने की बजाय सामने रख कर पढ़ रहा हूँ। तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया तो है कि मैं भी उसी तरफ था जब मैं यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ करके, यार देवराज चौहान की और कोई कहानी नहीं मिल रही, कोई नई वाली तो नहीं मिल रही, ये तो सुनी हुई है। कुछ कहानियां तो मैंने 2-2 बार ही सुन रखी हैं। तो इस चक्कर में फिर मुझे लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा, ऐसे मतलब करीब 150 के करीब तो अकेले देवराज चौहान की कहानी है। तो मैंने कहा कि चलो खुद ही उठा लो शस्त्र। और तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं जानता हूं कि व्याकुलता क्या होती है। एक हमारे भाई थे, शायद शैलेंद्र भाई, उन्हें वो मेरी दूसरी कहानी ने परेशान कर दिया। भाई गलती हो गई, मैंने ये सोचकर डाली थी कि यार अगर आप वैसे शांति से, तो कहानी भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। पर खैर, नहीं आपको पसंद तो मत सुनना उससे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि, पर रख लो किसी दिन, कभी मूड नहीं होता कुछ करने का तो लगा लेते हैं इस तरह की कहानियां, जब कोई अकेले बैठे हो। कसम से तब आपको बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानिएगा मेरा। तो खैर, क्या लगता है आपको इस कहानी में क्या चक्कर चल रहा होगा, जिसने नहीं सुनी या पढ़ी पहले? यानी मुझे तो पहले ये था कि शायद वो मर मरा गया होगा। पहले मुझे लगा कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, कि वो जो देवराज चांद से कोई मोटा डाका डलवाना होगा इन्होंने। और इस बारी, यानी देखो, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आदमी 4 ही तरीकों से काम करता है, साम दाम दंड भेद। ठीक है, या तो लालच से, प्यार से, या फिर डंडे से, या फिर शौक से। इन 4 तरीकों से के बाहर कोई तरीका नहीं है कि आदमी काम करे। तो उन्होंने इस बारी डंडे की जगह प्यार से काम करवाने की सोची होगी। लेकिन नहीं, अगर उसका पति वहां आकर उसके साथ घूम फिर रहा है, और कोई ऐसा पति कैसे हो सकता है जो ये सोचे कि भाई ऐसा करो। मैं, ऐसा तो हो सकता है कि पार्टी में किसी और के साथ घूम रही हो तो कोई बात नहीं। यहाँ उल्टा है, पति कह रहा है कि पार्टी में मैं चलता हूँ, बेडरूम में तुम किसी और के साथ रहना। ये तो अजीब ही कहानी हो गई है। खैर, तो अभी भी तिकड़म क्या है मेरी समझ में तो नहीं आई है। कोई बात नहीं, एक आधा घंटा और है, यानी एक आधा एपिसोड की और मार है, कहानी तो समझ में आ जाएगी। और खास तौर पे जगमोहन साथ होता है ना, तो मुझे लगता है कि ये कहानी पहले ही समझ में आ गई होती। जगमोहन थोड़ा टेढ़ा आदमी है, वो समझ जाता है इस तरह के, ये जो बेईमानी के फंदेबाजियां होती हैं उनको। ये देवराज चाहन अकेला था इसलिए नहीं समझ में आया अभी तक इससे। कोई नहीं, आ जाएगी समझ में। हम्म, अच्छा दोस्तों, एक चीज मुझे ना किसी दूसरे बंदे ने बताई है तो वो भी छोटा मोटा यूट्यूबर है, यानी, लेकिन उसके पास 25-30 हजार का सब्सक्राइबर है। और वो दूसरा वाला है, वो गेमिंग वेमिंग करते हैं वो, इस चक्कर में।
तो उसने मुझे बताया कि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे ना, अगर आप लाइक को लगा दोगे, तो लाइक जो है वो करेगा खेल। यानी अगर आप लाइक करते हो तो जैसे मान लो मैंने लाइक किया, तो जो मेरा दोस्त है उसको भी वो दिखेगा कि भाई ये वाला वीडियो इस बंदे ने लाइक किया है, तुम्हें भी तो नहीं चाहिए। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि एपिसोड सुनने के बाद ज़रा एक लाइक पे भी क्लिक मार दिया करो यार। सुनने के बाद क्या, सुनने से पहले ही मार दो, ताकि बाद में भूलने का टेंटा ही ना रहे। ठीक है? चलिए फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, यही दुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।